हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेरेंटल्स के बारे में। पेरेंटल्स होते क्या है? नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि पेरेंटल्स को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली पेरेंटल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, पेरेंटल्स में जो सॉल्यूशन, जो वेसिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, पेरेंटल्स या इंजेक्शंस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली यह है जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। पेरेंटल्स रूट से हम डॉक्टर जब भी इंजेक्शन देता है तो डिफरेंट पेरेंटल रूट्स में देता है, जैसे कभी आईवी लगा देता है, कभी आईएम लगा देता है, कभी सबकुटेनियस में भी लगा देता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं हम बात करते हैं पेरेंटल्स के बारे में। दिस वीडियो स्पेशली प्रेजेंटेड बाय द फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल्स के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल भाषा में बात करें तो इंजेक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंस पेरेंटल्स रूट के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के पेरेंटल्स रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए हम चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेरेंटल्स के बारे में। तो देखते हैं कि पेरेंटल्स का जो एक्चुअली वर्ड है, जो पेरेंटल्स कहाँ से हमें मिला है। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो पेरेंटल्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पैरा मीन्स आउटसाइड, और इंट्रोन्स मतलब होता है इंटेस्टाइन। आउटसाइड द इंटेस्टाइन्स से जो भी ड्रग्स दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंटल्स बोलते हैं। पेरेंटल्स आर द स्टेराइल प्रिपरेशंस। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पेरेंटल्स, जितने भी पेरेंटल्स इंजेक्शंस की बात करते हैं सारे के सारे स्टेराइल प्रिपरेशंस होते हैं, इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन टू बॉडी बाय इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन। कैसे कैसे हम उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बाय द बॉडी, इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू हम दे सकते हैं, हमारे किसी भी ड्रग को इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इम्प्लांटेशन बेसिकली होता क्या है कि स्किन के अंदर हम किसी चीज़ को इम्प्लांट कर तो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। टर्म पेरेंटल्स यूज फॉर एनी ड्रग और फ्लूइड whose the delivery does not utilize the alimentary canal for the entering into the body tissue। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पेरेंटल्स की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है, कैसे हम पेरेंटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। पेरेंटल्स आर द स्टेराइल प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर और थ्रू वन और मोर लेयर ऑफ द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। आगे हम बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द पेरेंटल डोसेज फॉर्म। अगर हमें कोई भी पेरेंटल्स बनाना है, कोई भी इंजेक्शन बनाना है तो उसकी जनरल रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारे जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंजेक्शंस को या जो भी हम पेरेंटल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे शुड बी स्टेबल। दूसरी बात करें तो हमारे इंजेक्शन जितने भी होते हैं वो शुड बी स्टेराइल होने चाहिए, मतलब फ्री फॉर्म ऑफ पायरोजन और टॉक्सिन से होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। चौथे की बात करें, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली पेरेंटल्स में, क्योंकि पेरेंटल्स हमारे डायरेक्ट ब्लड के अंदर दिए जाते हैं या वेन्स के अंदर दिए जाते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा से जल्दी हमारा इफेक्ट आ सके किसी भी दवाई का। और पेरेंटल शुड भी द आइसोटोनिक होनी चाहिए। आइसोटोनिक क्या रहता है दोस्तों, हमारी जो ब्लड की कंसंट्रेशन है और जो पेरेंटल्स की कंसंट्रेशन है वो हमारी मैच करनी चाहिए। ऊपर नीचे होगी तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट वन की बात करें तो केमिकल प्योरिटी। हमारे जितने भी पेरेंटल्स होते हैं या पेरेंटल्स होने चाहिए वो शुड बी द केमिकल प्योरीफाई होनी चाहिए, मतलब प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, पायरोजन या टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रही होगी। अब आगे हम बात करते हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं पेरेंटल्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंटल्स को की जगह पे हम
टैबलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी डोसेज फॉर्म है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे द पेरेंटल्स आर एडमिनिस्ट्रेट टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस का मतलब ये होता है जो बेहोशी की हालत में जो पेशेंट रहते हैं वो उसको हम ओरली कोई भी ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि उसका इतनी जल्दी इफेक्ट आएगा भी नहीं, और क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो वो टैबलेट या कैप्सूल्स को ले नहीं सकता। हु कैन नॉट टेक द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कोई भी पेशेंट रहता है वो ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता, किसी भी ड्रग को नहीं ले सकता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेरेंटल्स को यूज़ कर सकते हैं। दे आर द फ्री फॉर्म ऑफ पायरोजन, क्योंकि ये पायरोजन से फ्री रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहते हैं। लो टॉक्सिसिटी रहती है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जैसे जो लोग बी फार्मा कर रहे हैं या जो लोग एम फार्मा करना चाहते हैं बी फार्म के बाद, वो जीपैट देंगे, तो जीपैट में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि पेरेंटल्स की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है दोस्तों वो 100% होती है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और लास्ट वन की बात करें तो नो चेंज ऑफ मिसिंग डोज। अब हम बात करते हैं अगर किसी चीज़ के एडवांटेज है, पेरेंटल्स के एडवांटेज, तो उसके ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ द असेप्टिक टेक्निक्स, क्योंकि अगर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है पेरेंटल्स या इंजेक्शंस को बनाने के लिए, क्योंकि वो फ्री फॉर्म होने चाहिए, पायरोजन से फ्री होने चाहिए, टॉक्सिन नहीं होना चाहिए, प्योर होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी असेप्टिक टेक्निक्स की, क्योंकि ये क्लियर इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो इन प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंडिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेन पर्सन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी दोस्तों डॉक्टर वगैरह इंजेक्शंस लगाते हैं आप सभी लोगों के, जब भी आपके लगे होंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बहुत वहाँ पे ट्रेन पर्सन होते हैं, वो आराम से इजीली लगा देते हैं। कोई भी अनट्रेंड पर्सन इंजेक्शंस को प्रॉपर नहीं लगा सकता अगर आईवी आईएम लगाना है। तो रियल और साइकोलॉजिकल हमें पेन होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इंजेक्शंस का जो निडल होता है वो हमारे इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, और कुछ लोगों को इंजेक्शंस लगाने से भी डर लगता है। हाईली रिस्क इन एनी मिस्टेक हैपन इन एनी पॉइंट। आईएम देना था कोई इंजेक्शन और या पेरेंटल्स, उसको अगर हमने आईएम लगा दिया, बहुत फास्ट लगा दिया, तो वहाँ पे भी हमें कंडीशन, वहाँ पे हम ड्रग को रिट्रीव नहीं कर सकते, यानी द्वारा उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, तो अपना इफेक्ट वहाँ पे शो कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क पॉइंट वहाँ पे हो सकता है। हाई कॉस्ट एज ए कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। दोस्तों देखे होंगे आपने जो हमारे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हाई कॉस्ट होते हैं कंपेयर टू हमारे जो टैबलेट और कैप्सूल्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। आगे हम देखते हैं पेरेंटल्स रूट के बारे में बात करते हैं। टर्म पेरेंटल लिटरली मीन टू अवॉइड द गट। आप देख सकते हैं कि GUT गट जो हमने लिखा है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको ये फुल फॉर्म है। GIT जो यहाँ पे लिखा है एंड रिफर्स टू एनी अदर रूट या एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। GIT को अवॉइड करके कोई भी अदर रूट को हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आउटसाइड और बिसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, तो वहाँ पे हम पेरेंटल रूट को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात में हम देख सकते हैं थस पेरेंटल्स आर इंजेक्शंस drugs that enter the body direct and are not required to absorb the gastrointestinal tract। दोस्तों हमारे पेरेंटल्स में फायदा ये हो जाता है कि जो हमारा ड्रग होता है वो डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है हमारी वेन्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ब्लड में चला जाता है और अपना इफेक्ट शो कर देता है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली हैव मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन दैट अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि पेरेंटल रूट होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस रूट से हम अपने ड्रग को दे सकते हैं। आईवी मतलब होता है इंट्रावेनस, जो हमारी वेन्स में लगाया जाता है। आईएम भी लगाते हैं डॉक्टर, जो कि हमारे बैक में लगाया जाता है, जैसे इंट्रामस्कुलर आईएम बोलते हैं उसको। और तीसरा तरह का इंजेक्शन होता है जैसे सबकुटेनियस इंजेक्शन वो होता है दोस्तों आपका सीधा सिंपल एग्जाम्पल है जैसे इंसुलिन के जैसे इंजेक्शन या डोज दी जाती है किसी भी पेशेंट को, वो सबकुटेनियस लेयर में हमें लगाई जाती हैं। चौथे की बात करें जैसे इंट्राटर्मल दोस्तों वो होता है जो हमारी स्किन, टर्मल स्किन के अंदर लगाया जाता है। और कुछ अदर तरह के रूट्स होते हैं उनके बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। इंट्रावीनस रूट के बारे में बात करें जैसे द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग डायरेक्टली इनटू द पेशेंट वेन, मैंने आपको बताया था जो कि पेशेंट की वेन में दिए जाते हैं, वो हमारे इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शंस होते हैं, जो कि मोस्ट रैपिड ऑफ एक्शन, उनका सबसे जल्दी इफेक्ट
आगे हम बात करें इंट्राडर्मल आईडी टाइप इंजेक्शन, वो होते हैं दोस्तों जो हमारी टॉप फ्यू लेयर ऑफ द स्किन की, जो हमारी 5 लेयर होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो स्किन की 5 लेयर में से टॉप फ्यू लेयर के बीच में जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनको हम आईडी इंजेक्शंस बोलते हैं। बेसिकली ये डायग्नोस्टिक एजेंट वगैरह जहाँ पे इंजेक्शंस होते हैं वो लगाए जाते हैं हमारे स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर। आगे देखते हैं सबकुटेनियस के बारे में हम बात करें, द इंजेक्शन ऑफ द अंडर द स्किन इनटू द फैटी लेयर। इंसुलिन हमारा एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सबकुटेनियस के लिए। अब हम बात करें इंट्राडर्मल की। इंट्राडर्मल में क्या होते हैं, द ड्रग आर इंजेक्टेड डीपली इनटू द मसल्स टिश्यू, जो मसल्स टिश्यू के अंदर, जैसे हमारी आर्म में लगा दी जाते हैं, हमारे अदर बॉडी पार्ट में भी लगा दिए जाते हैं। तो उसमें मसल्स में जहाँ पे इंजेक्शंस लग रहे हैं वो हमारे आईएम इंजेक्शंस होते हैं, इनको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। सम अदर रूट जो कि डॉक्टर प्रेफर करते हैं सम अदर कंडीशंस में, जो कि हम दिए जाते हैं इंजेक्शंस वगैरह। पहला है इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन। इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शंस दोस्तों वो होता है दीज आर द गिवन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्रेविकल नर्व। दोस्तों हमारी ब्रेन में जो क्रेविकल नर्व होती है उसकी फर्स्ट और सेकंड क्रेविकल नर्व के बीच में दिए जाते हैं, वो हमारे इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शंस होते हैं, यूज फॉर द CSF और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। पेरिडूरल इंजेक्शंस क्या रहते हैं, दीज आर द गिवन बिटवीन टू द डूरा मैटर एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ द वर्टिब्रा। जो इनर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रा और डूरा मैटर के बीच में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको पेरिडूरल इंजेक्शंस बोलते हैं। बेसिकली स्पाइन एनेस्थीसिया। दोस्तों आपने सुना होगा कि जब किसी भी टाइप का ऑपरेशन होता है तो स्पाइन में हमें एनेस्थीसिया दी जाती है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी होते हैं दोस्तों। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस वो होते हैं जैसे किसी को आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसके बीच में जो जॉइंट होते हैं उनके वहाँ पर लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है तो उसमें दिए जाते हैं। दी जाता है गिवन इनटू विद द आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन्स इनटू द जॉइंट। मैंने अभी बताया आपको वही। बेसिकली दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन जो होते हैं वो लुब्रिकेंट की तरह होते हैं, उनमें फ्लूइड होता है जो कि हमारा फ्रिक्शन को कम करता है। इंट्रा सेरेब्रल इंजेक्शंस भी होते हैं दोस्तों, दी ज़्यादा गिवन इनटू बी द सेरेब्रम रूट। यह देखो इमेज है जो कि आप आराम से पता कर सकते हैं कि किस टाइप का रूट डॉक्टर प्रेफर करते हैं और किस एंगल पे हमें अगर कोई भी इंजेक्शंस लगाना है, डिग्री पे या किस एंगल पर वो इंजेक्शंस को फिट किया जाता है और कैसे दिए जाते हैं। आईएम देखो दोस्तों 90 डिग्री पे, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी इमेज में 90 डिग्री पे जो भी इंजेक्शन दिए जाते हैं वो आईएम होते हैं। वो जो 45 डिग्री पे सबकुटेनियस दिए जाते हैं जैसे इंसुलिन वगैरह के, वो 45 डिग्री पे दिए जाते हैं। आईवी की बात करें इंट्रावीनस तो वो 25 डिग्री पे दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट वेन्स में दिए जाते हैं। आईडी की बात करें 10 to 15 डिग्री पे दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इन द सेंस देख सकते हैं कि कुछ देखा होगा आपने, छोटे छोटे बोतलों में इंजेक्शंस आते हैं, जैसे ये आप सेकंड वाली पिक आप देख सकते हैं। और कुछ देखे होंगे दोस्तों आप, डॉक्टर बड़ी 100 500 ml 200 ml 150 ml की बोतल तक भी चढ़ा देते हैं किसी पेशेंट को। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स कौन से होते हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स क्या रहते हैं और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स क्या रहते हैं। होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एन इंजेक्शन दैट पैक्ड इनटू द कंटेनर लेवल एट कंटेनिंग 100 ml और लेस। कंटेनर में या जो इंजेक्शंस 100 ml से कम के होते हैं उनको SVP बोलते हैं, मतलब स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स बोलते हैं। और जो पेरेंटल्स 100 से अबव की ml में होते हैं जैसे 100 200 500 और 1000 ml तक भी जाते हैं, उनको लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। आप दोनों पिक से आराम से समझ जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहले हम यहाँ पे पैरामीटर सेट किए गए हैं हमारे, आप देख सकते हैं। उसके साथ सॉलिड वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। वॉल्यूम के बेसिस पे देखें तो वो 100 से कम होते हैं या 100 से ज़्यादा होते हैं। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उनका जो रूट होता है वो IVIM सबकुटेनियस रूट को हम फॉलो कर सकते हैं। LVP में मतलब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में भी हम सेम टाइप के रूट को फॉलो कर सकते हैं। और डोज यूनिट की बात करें तो इसमें जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होती हैं उसकी जो डोज यूनिट होती है दोस्तों वो सिंगल और मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं। बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हम सिंगल यूनिट या सिंगल डोसेज यूनिट ही हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव की बात करें 2021 के जीपैट में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रिजर्वेटिव की बात करें तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं दोस्तों, पर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हम यूज़ नहीं करते। बफर यूज़ करते हैं
स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में लार्ज वॉल्यूम में नहीं यूज़ करते। देख सकते हैं कि आइसोटोनिसिटी हमें इसेंशियल नहीं होती। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आइसोटोनिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम होता है हमारा कम होता है, बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हाई होता है। तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी आइसोटोनिसिटी को सिमिलर लेके चलें अपने ब्लड से। इसके यूज हैं जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को हम थेरेपेटिक या अपने डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं। बट जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट डिटॉक्सिफिकेशन एंड ड्यूरिंग द सर्जरी के लिए यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट। अगर हमें किसी भी पेरेंटल से इंजेक्शन इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। पहले हम जनरल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो जो वेसिकल होते हैं हमारे व्हीकल हम यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और नॉन वाटर इंजेक्शन भी मार्केट में आते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिटिव्स यूज़ करते हैं, कंटेनर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट भी हम यूज़ करते हैं, टोनोसिटी कंट्रीब्यूटर भी यूज़ करते हैं। क्या क्या रहते हैं इन सब के बारे में आगे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल क्या रहता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ पाउडर टाइप के इंजेक्शन पेरेंटल्स आते हैं, जैसे मोनोसेप एक कॉमन एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के लिए। उसके साथ एक वाटर फॉर इंजेक्शन की बोतल आती है। वो जो वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं वो वाटर हाईली प्योरीफाइड वाटर होते हैं, यूज एज अ वेसिकल फॉर द इंजेक्टिव प्रिपरेशन विच बी द सब्सिक्वेंटली स्टेराइल। और वो क्या रहते हैं हमारे स्टेराइल वाटर, प्योरीफाइड वाटर रहता है हमारा। जो कि यूएसपी रिक्वायरमेंट की बात करें तो उस वाटर में नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन टोटल सॉलिड नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पे पीएच की बात करें तो उस पर्टिकुलर वाटर फॉर इंजेक्शन का जो पीएच रहता है वो हमारे ब्लड के पीएच से मैच करता है। जैसे 5 to 7 उसका पीएच रहता है। वाटर फॉर इंजेक्शन में भी प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन और रिवर ऑस्मोसिस। दोस्तों इसके बारे में भी हम दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाटर फॉर इंजेक्शन एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करते हैं और कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। कि वाटर फॉर इंजेक्शन जब भी हम प्रिपेयर करते हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं। वो स्टोर इन केमिकली रेजिस्टेंट टैंक। आगे हम बात करते हैं स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। एक तो होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, दूसरा होता है हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन दोस्तों होता क्या है कि वन और मोर सूटेबल बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन वो भी स्टेराइल ही होता है, पर उसमें क्या रहता है एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डला रहता है। दे आर परमिटेड टू कंटेन द हायर लेवल ऑफ द सॉलिड देन वाटर फॉर इंजेक्शन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल लीचिंग। बेसिकली जो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है वो किसके लिए भी यूज किए जाते हैं, वॉशिंग द बाउंड एंड सर्जिकल इंसिजन एंड बॉडी टिश्यू। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं, इस टाइप के हम यूज करते हैं, मार्केट में आते भी हैं। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों, ये स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा इसमें माइन्यूट डिफरेंस रहता है। दिस टाइप ऑफ द वाटर यूज फॉर द मेकिंग द पेरेंटल सॉल्यूशन प्रिपेयर द असेप्टिक कंडीशन। जब भी ये प्रिपेयर किए जाते हैं वो हमारी एक साफ सुथरी या असेप्टिक कंडीशंस में प्रिपेयर किए जाते हैं। नीड टू मीट द यूएसपी स्टेराइल टेस्ट, द यूएसपी स्टेराइल टेस्ट, और इसको स्टेरिलिटी टेस्ट में पास होना पड़ता है क्योंकि बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट और पेरेंटल सॉल्यूशंस की तरह वर्क करेगा या इस पे पेरेंटल्स को बनाने में यूज किया जाएगा, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इट can contain and edit the bacteriostatic agent when in container or 30 ml or less। उस टाइप के वेसिकल्स को यूज करते हैं किसके, पेरेंटल्स फॉर्मेशन बनाने के लिए या इंजेक्शंस बनाने के लिए। आगे हम लास्ट वन देखते हैं वाटर मिसिबल वेसिकल्स क्या रहते हैं। वाटर में आराम से मिल जाएं या जो ड्रग्स वाटर में आराम से मिल जाते हैं वो वाटर मिसिबल वेसिकल्स होते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्वेंट दैट आर द मिसिबल विद द वाटर। कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो हम बनाते हैं पेरेंटल्स, तो वो वाटर में इजीली मिल जाएं, ऐसा हम वाटर प्रिपेयर करते हैं। हैव बीन यूज्ड पोर्शन ऑफ वेसिकल प्राइमरीली टू अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड टू रिड्यूस द हाइड्रोलाइसिस। वाटर मिसिबल वेसिकल जो होते हैं उसका प्राइमरीली वो सबसे पहले क्या अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं किसी भी ड्रग की। वो हमारे वाटर में मिसिबल होनी चाहिए। जैसे इथाइल अल्कोहल हमारे वाटर में मिसिबल है, आपको पता है ग्लिसरीन वाटर में मिसिबल है, और उसके अलावा लिक्विड प्रोपाइल ग्लाइकॉल, ये सारे सॉल्वेंट हमारे वाटर में इजीली मिसिबल हैं। तो आगे हम बात करते हैं नॉन मिसिबल वेसिकल। नॉन मिसिबल वेसिकल वो होते हैं दोस्तों जैसे फिक्स्ड ऑयल। नॉन मिसिबल वेसिकल आप समझ सकते हैं जैसे हमारे वाटर में मिसिबल नहीं होंगे। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑरिजिन, लिक्विड, रेंसिडिटी रेजिस्टेंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अल्कोहल, जितने भी ऑयल्स होते हैं वो हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। एग्जांपल की बात करें तो पीनट ऑयल को कॉर्न ऑयल होता है, कॉटन ऑयल होता है, सीसम ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है,
ऑयल होते हैं वो हमारे वाटर में मिसिबल नहीं होते, तो इसी के लिए वहाँ पे नॉन मिसिबल वेसिकल्स को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एडिटिव्स भी हम यूज़ करते हैं। एडिटिव्स में आप देख सकते हैं जैसे स्टेबलाइजर भी हम यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजर का रोल यह रहता है कि जो हमारा पेरेंटल्स है या जो हमारा इंजेक्शन है वो शुड भी स्टेबल होना चाहिए। स्टेबलाइजर इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग कंपाउंड इन द प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो चिलेटिन एजेंट सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो स्टेबलाइजर का, वो EDTA है। बात करते हैं बैटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट एंड इमल्सिफाई एजेंट। इमल्सिफाई एजेंट और बैटिंग एजेंट बोथ आर द सेम, बस सस्पेंडिंग एजेंट सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं। जैसे बैटिंग एजेंट की बात करें, बैटिंग एजेंट मेंटेन दो पार्टिकल साइज, वो हमारे पार्टिकल साइज को मेंटेन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे 280 सॉर्बिटॉल या ट्राइओलेट को भी हम यूज़ करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट की बात करें, जैसे सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है, तो जैसे अकेसिया, जिलेटिन। आगे देखते हैं जैसे बफरिंग एजेंट, क्योंकि हमें टोनोसिटी वगैरह को मेंटेन करना होता है, बफर को, pH को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे बफरिंग एजेंट भी हम ऐड करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे एसीटोन, सिट्रेट, फॉस्फेट, ये हमारे मेनली क्या रहते हैं, बफर होते हैं, तो इसके बफरिंग एजेंट की तरह जो कि वर्क करते हैं। उसके साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी हम यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग सो एज टू अवॉइड द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। अगर किसी भी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, जैसे EDTA कॉमन एग्जांपल हो सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं, एसीटोन भी यूज़ करते हैं, थायोयूरिया भी हम यूज़ करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम डालते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को हम प्रिजर्वेटिव के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा। इट इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोब्स इन द मल्टीपल पैकेजिंग। एग्जाम्पल फिनॉल वगैरह, क्लोरोब्यूटेनॉल भी यूज़ कर। आगे हम बात करते हैं टोनोसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर। टोनोसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर होते क्या हैं और इसका मेनली रोल क्या रहता है। मैं आपसे इतनी बार बात कर चुका हूँ कि आइसोटोनिसिटी होती है, जो हमारे पेरेंटल्स होते हैं उसकी आइसोटोनिसिटी या टोनिसिटी हमारी ब्लड से मैच होनी चाहिए। उसका रोल क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कि पहले तो हम बात करते हैं आइसोटोनिसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर होते क्या हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे सोडियम क्लोराइड और बोरेक्स, ये हमारे क्या होते हैं, टोनिसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो कि एक मेनली रोल प्ले करते हैं किसी भी पेरेंटल्स के फॉर्मेशन को। जैसे डिटर्मिनेशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसके लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। पेरेंटल सॉल्यूशन आर द रिक्वायर्ड टू आइसोटोनिक विद द ब्लड सीरम और अदर बॉडी फ्लूइड। जो भी हमारे इंजेक्शंस होते हैं वो शुड भी हमारे क्या होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए। हमारा जो ब्लड की टोनोसिटी है, जो ब्लड की सेम कंसंट्रेशन है, उसी कंसंट्रेशन का हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी इंजेक्शन को भी पेरेंटल्स होने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर ये टोनोसिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ द इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अब लास्ट वन की हम बात करें कि किस टाइप के कंटेनर और क्लोजर्स को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल्स। 30 ml का हो, चाहे वो 500 ml का हो, चाहे वो 1000 ml का हो, किस टाइप के कंटेनर्स और क्लोजर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट शुड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए अपना। स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री, जो भी हम प्रोडक्ट या जो भी हम कंटेनर क्लोजर यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो शुड भी स्टेराइल होना चाहिए एंड पायरोजन फ्री होना चाहिए। शुड ऑल्सो अट्रैक्टिव, देखने में अच्छा होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद एनी प्रोडक्ट, पेरेंटल्स के लिए कंटेनर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी अदर प्रोडक्ट के साथ। बेसिकली हम कंटेनर क्लोजर्स के लिए हम ग्लास यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, रबर मटेरियल देखे होंगे दोस्तों आपने, जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स आते हैं उसके ऊपर एक रबर की रिंग आती है, वो हम रबर मटेरियल यूज़ करते हैं। कंटेनर की बात करेंगे तो जब भी हम ग्लास की बात करेंगे तो टाइप 1 ग्लास मेनली यूज़ किया जाता है पैक करने के लिए। प्लास्टिक इन यूज़, जब भी हम प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह आती हैं, जो वाटर फॉर इंजेक्शंस आती हैं ड्राई पाउडर इंजेक्शंस के साथ, तो उसमें जो प्लास्टिक जो होती है दोस्तों, वो पॉलीइथाइलिन होती है, पॉलीप्रोपाइलिन होती है। यह था छोटा सा वीडियो जो कि पेरेंटल्स के ऊपर हमने पार्ट 1 के बारे में बताया। पार्ट 2 जब भी हम लाएंगे तो उसमें प्रिपरेशन वाटर फॉर इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे। वाई द डिफरेंट मेथड से हम वाटर फॉर इंजेक्शन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंटेनर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंटल्स। पेरेंटल्स हमने बना लिए, पेरेंटल्स हमने समझ लिया किस टाइप के पेरेंटल्स होते हैं, बट अगर इंडस्ट्री में भी पेरेंटल्स बनाए जाते हैं तो उनका एक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो हमारा सही है या नहीं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।